नमस्कार दर्शकों, मैं हूं राजदीप और आप देख रहे हैं हेडलाइंस त्रिपुरा कैलकॉलिंग नेशनल। और आज हमारे साथ बने हैं ओम प्रकाश अस्कची, जो बिहार, झारखंड और बंगाल के राजनीति के बारे में बहुत जाने माने जानकार हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। ओम प्रकाश जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। ओम प्रकाश जी, आज बिहार में खेला हो गया, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कई चीजों की शुरुआत जैसे होती है उसका अंत भी उसी हिसाब से होता है। अगर आप अभी तक हम लोग जो राजनीति शास्त्र की पढ़ाई करते रहे हैं या जो अनुभव रहा है उसमें यही मानते हैं कि जो सबसे बड़ा दल होता है उसी की सत्ता होती है। लेकिन ये अपवाद रहा बिहार में कि तीसरे नंबर की पार्टी संख्या बल विधायकों के हिसाब से अगर देखें तो 43 लोग थे, बाद में वो 45 हुए हैं, 45। तो जेडीयू के पास 45 लोग थे, बीजेपी 74 से 77 उसकी स्ट्रेंथ है, वो उसको सपोर्ट कर रहे थे। यानी तीसरे नंबर और एक नंबर की पार्टी बनी हुई है आरजेडी। तो आरजेडी को मौका नहीं मिला, सबसे बड़ी पार्टी चलिए जोड़ तोड़ से बनी सरकार और वो भी तीसरे नंबर की पार्टी का मुखिया उसका बन जाए, तो सबसे पहले फ्रस्ट्रेशन तो दिमाग में ऐसे ही उसके रहेगा कि हम तीसरे नंबर की पार्टी के हैं, हम तीसरे नंबर की पार्टी के। दूसरा सवाल इससे जुड़ता है कि ये तीसरे नंबर की पार्टी के बावजूद सीएम बनना और उनके तीसरे नंबर पर पहुंचने की कहानी जो है वो उनको बार बार कचोटती रही है नीतीश कुमार को। उनका ये मानना है कि चिराग पासवान को अगर प्रोवोक नहीं किया होता बीजेपी ने तो जो उनके कैंडिडेट थे जेडीयू के, उनके ही खिलाफ चिराग पासवान ने अपने कैंडिडेट किए और वो बर्बाद हुआ, जिससे माना ये जाता है कि 30-35 और सीटें मिल सकती थी जो चिराग पासवान की वजह से तो नुकसान हुआ। तो खुन्नस तो उसी दिन से बनने थी। अच्छा। दूसरी बीच में कई ऐसी चीजें हुई है, जैसे स्पीकर के किसी सवाल पर, लॉ एंड ऑर्डर के किसी सवाल पर एक दिन उलझ गया नीतीश कुमार, सदन में उलझ गए, मतलब असेंबली में। ये तमतमाना नीतीश कुमार का पहले कभी नहीं था। वो गुस्से को भीतर घोंप के रख लेते थे लेकिन बाहर नहीं जाहिर होता था कि उनके भीतर क्या है। इसको लोग बोलते भी थे कि उनके पेट में दांत है, कि वो हमला कर देंगे लेकिन वो पता किसी को नहीं चलेगा सामने वाले को क्या कर सकते। तो वो मामला था। इसी बीच में बीजेपी के जितने एमएलए या मंत्री ये विवाद खड़ा करते रहे किसी न किसी बात पर, खास करके लॉ एंड ऑर्डर ही सबसे बड़ा, या शराबबंदी का जो मामला है इसको लेके इनकी खिंचाई। वो लोग अपने मतलब जो समर्थक पार्टी है उसके लोग ही अपने नेता मुख्यमंत्री की शिकायत कर रहे हैं, तो इससे ये कटघरे में हो रहे थे। इसी बीच में इनके जो सबसे विश्वस्त आदमी थे लंबे समय से, जो कभी ब्यूरोक्रेट होते थे तो रेल मिनिस्ट्री में नीतीश कुमार के साथ थे, आरसीपी सिंह, रामचंद्र प्रसाद सिंह। तो रामचंद्र प्रसाद सिंह इतने भरोसेमंद हैं कि ये एक तो स्वजाति है नीतीश के, दूसरा कि उसी जिले के हैं जिस जिले में नीतीश का घर है, तो और ब्यूरोक्रेसी में भी रेल मिनिस्ट्री के टाइम से साथ में है। तो जब वो रिटायर हुए यानी नौकरी छोड़ी, वो उन्होंने वीआरएस लिया था, तो उसके बाद सीधे नीतीश कुमार के साथ आ गए। नीतीश कुमार ने उनको प्रमोट ऐसा किया कि उनको एक बार नेशनल प्रेसिडेंट तक बना दिया। जब नेशनल प्रेसिडेंट वो बन गए तो अब उनकी अपनी चलती चलानी थी, तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि जो बीजेपी ने एक सीट दी थी इनको मिनिस्ट्री की और ये 2 मांग रहे थे, जिसकी वजह से ये रिफ्यूज कर चुके थे, उस एक सीट पर ही मना लिया नीतीश कुमार को और वो मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर बने। मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर बनने के बाद अब धीरे धीरे वो मोदी के ग्रिप में चले गए, माने मोदी के प्रभाव में वो आ गए। और इसका एहसास अब धीरे धीरे नीतीश कुमार को भी होने लगा। तो नीतीश कुमार ने पहला उनका पत्ता काटा कि उनको दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा तो वो मिनिस्टर नहीं बन पाए, यानी इस्तीफा देना पड़ा उनको। जब यहाँ आए तो उनके रुख से ऐसा लग रहा था कि वो बीजेपी के लिए ज्यादा काम कर रहे हैं बनिस्बत अपनी पार्टी के। तो उनकी
पोल खोलने के लिए उनकी 58 लैंडेड प्रॉपर्टी की डीड इन लोगों ने निकाली और सार्वजनिक किया है, शो कॉज किया बल्कि पार्टी ने, और उस शो कॉज पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब खतरा ये पैदा हो गया था कि अगर वो आरसीपी सिंह हैं तो आरसीपी सिंह के बहाने, चूंकि पिछले चुनाव में उन्होंने कई लोगों को टिकट भी दिया था अपने लोगों को, तो जीते भी हैं, तो माना ये जा रहा था कि आरसीपी सिंह जेडीयू को ही तोड़ के बीजेपी को मजबूत कर सकते हैं। ये खतरा हाल के दिनों में ज्यादा बढ़ गया था। हालांकि इसको बहुत क्लियर किया था जेपी नड्डा और अमित शाह ने कि 2025 के बाद भी नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में 2024 और 25 की विधानसभा और लोकसभा की लड़ाई होगी। लेकिन गतिविधियां जो थी वो बिल्कुल संदिग्ध थी आरसीपी सिंह की, और लगने लगा था नीतीश कुमार को कि अगर हमने ये नहीं किया तो हमारी पार्टी टूट जाएगी। सिर्फ 45 अभी हैं उनके पास, तो 45 से वो घट जाएंगे। अंततः हमको शुरू से ये लग रहा था कि ये गठबंधन इतने दिन चल जाए, इसमें स्थायित्व कहीं नहीं है, क्योंकि एक तो मोरल प्रेशर इतना था नीतीश पर कि हमेशा दब के रहना पड़ता तीसरे नंबर की वजह से। तो आज उन्होंने ये फैसला लिया और इस फैसले की भूमिका कारगर बनाने में आरजेडी का जो महागठबंधन है वो उसकी सबसे बड़ी भूमिका। उसमें जैसे ही इन्होंने इस्तीफे की बात की या मनमुटाव की खबरें आने लगी, दोनों के बीच में बातचीत हो गई। बातचीत होने के बाद दोनों एक समय पर अपना मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग करने के बाद नीतीश ने इस्तीफा दिया, इस्तीफा एक्सेप्ट हुआ। हालांकि उनको अभी राज्यपाल ने डेट नहीं दिया है और 160 लोगों की संख्या उन्होंने पेश की है कि 160 लोग मेरे साथ। तो यहाँ पे आपसे एक सवाल लेना चाहेंगे, जब चुनाव प्रचार चल रहा था बिहार इलेक्शन से, तो वहाँ पे नीतीश जी ने कहे थे कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, अंत भला तो सब भला, ये बात उन्होंने रखे थे। तो क्या उन्होंने अब 2024 में पीएम कैंडिडेट, विपक्ष के पीएम कैंडिडेट के तौर पे आगे खुद को बढ़ाना चाहते हैं या फिर लड़ना चाहते हैं इस हिसाब से? देखिए, लगभग 75 के आसपास हो गए हैं नीतीश कुमार, और ये बिल्कुल सही है कि उस चुनाव में कहा था। हालांकि बाद में उन्होंने करेक्शन किया कि ऐसे ही मैंने कहा था कि ये चुनाव मेरे लिए आखिरी है, ऐसा नहीं है, मैं बिहार के साथ रहूंगा। खैर, अब देखिए कि उनका सच में सपना ये है कि वो विपक्ष के प्रबल दावेदार पीएम कैंडिडेट हो सके, पीएम पद के। क्योंकि दो संभावनाएं जिन लोगों में देखी जा रही थी, एक तो कांग्रेस कैंप से कोई हो, तो सोनिया और राहुल को ऐसी घेराबंदी हो गई है कि अब उनकी संभावना नहीं बन रही। दूसरा कि ममता जी ने, लोगों ने ममता बनर्जी में ये देखा कि वो मोदी को मात दे सकती हैं, लेकिन ये खुद भी पार्थ चटर्जी के मामले को लेके घिर गई हैं, या दूसरे भी और जांच एजेंसियां दूसरे लोगों के खिलाफ लगी और एक मत बन भी नहीं पा रहा था। अब ले दे के एक्सेप्टेबल नेता अगर पूरे देश में किसी के नाम पर सहमति विपक्ष में बन सकती है तो वो नीतीश कुमार है, इसमें दो राय नहीं है। इसीलिए आप एक चीज मार्क किए होंगे कि जब महागठबंधन में जाने की बात हो रही थी नीतीश कुमार के, अभी 2 दिन पहले, तो उन्होंने सबसे पहले सोनिया गांधी से बात की। तो सोनिया गांधी से बात करने का मकसद ही यही अर्थ लगाना चाहिए कि वो पीएम पद के लिए कभी जरूरत पड़े तो कांग्रेस भी इसमें हाँ करे। जैसे ममता और कांग्रेस में नहीं पट रही है, ममता जो कह रही है वो कांग्रेस नहीं कर रही है, जो कांग्रेस कह रही है वो ममता नहीं कर रही। तो संभावना अभी एक इनको दिख रहा है, हो सकता है कि वो 2025 के चुनाव में, 24 के चुनाव में ये प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हों। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपसे पूछना चाहेंगे कि कुछ दिन पहले अमित शाह जी ने खुद कहा था कि 2024 के चुनाव जदयू एक साथ बीजेपी के साथ गठबंधन करके लड़ेगी, लेकिन अभी अचानक से ये टूट जाना तो बीजेपी के लिए कितना नुकसानदायक है? देखिए, जितना बीजेपी के लिए नुकसानदायक है उतना ही नुकसानदायक नीतीश कुमार के लिए। अच्छा, नीतीश कुमार के लिए इसलिए है कि आरजेडी के लोग ही अब उन पर भरोसा
ठीक है, अभी सरकार बनाने की बात है, ये तो एमएलए हैं जो इधर से उधर होकर सरकार बना भी सकते, लेकिन पब्लिक जो है, पब्लिक इनको मान चुकी है कि पिछली बार जब इनको हम लोगों ने दिया था वोट, तो ये 17 महीने बाद ही भाग गए, आरजेडी को किनारे कर दिया। इस बार भी ये कब पलटी मारने, मतलब इनका नाम पलटी मार, पलटू दास, पलटू राम, मैंने पलटन तुरंत पलट जाना, कब किस करवट जाएंगे, कब किस करवट जाएंगे। अब लोग भी कंफ्यूज हो गए हैं। और मुझे लगता है कि जो उन्होंने कहा था पिछले असेंबली इलेक्शन में, ये मेरा आखिरी चुनाव है, नंदबला सोसबला, इसी नियत से उन्होंने कहा था अब बिहार की राजनीति उनको करनी नहीं है, बिहार की राजनीति आरजेडी को करनी है। और आरजेडी को का सपोर्ट मिल जाए, ममता जी का सपोर्ट मिल जाए, कांग्रेस का सपोर्ट मिल जाए, फिर विपक्ष के ये पीएम पद के प्रबल दावेदार हो जाएंगे। सूत्रों के हवाले ये खबर आ रहा है कि तेजस्वी यादव होम मिनिस्ट्री अर्थात जो लॉ एंड ऑर्डर है वो सब के ऊपर दावे रख रहे हैं आपने, तो नीतीश जी फिर से मुख्यमंत्री बनने की दावा कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी के हाथ में ये जो होम मिनिस्ट्री जाना या फिर लॉ एंड ऑर्डर के पूरा देखभाल आरजेडी के ऊपर आना, तो ये क्या बिहार के जनता के ऊपर कोई असर डालेगा? क्योंकि हमें पुराना अभिज्ञता है कि आरजेडी के वक्त में कैसा शासन चलता था, तो अभी इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसको तो समझने के लिए बड़ा क्लियर कट वे में समझिए। बंगाल के शासन को आपने देखा होगा, जरूर। 34 साल तक लेफ्ट का शासन रहा, लगभग 34 ईयर। उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार में जिस पीढ़ी ने देखा था नक्सली के नाम पर युवकों की हत्या, उसके बाद कांग्रेस को लौटने में 34 साल लगे। 34 साल क्यों लगे? कि जिस पीढ़ी ने देखा वो तब तक कांग्रेस के खिलाफ रही, जो जनरेशन ने देखा था वो उसके खिलाफ रहे। लेकिन जो नया वोटर आया 17 साल, 20 साल, 22 साल, अप टू 25, उसको तो उस दौर देखा नहीं, उसको लगा कि नहीं ये तो बड़ा अत्याचार है, तो इसमें तो बदलाव करने की जरूरत है, उसने बदल दिया। दरअसल जंगल राज 2005 के पहले की ये बात है। 2005 तक अगर जिन लोगों ने होश संभाला होगा, 5-7 साल के हुए होंगे, उनको ही इसका आभास होगा कि जंगल राज था। तो 5-7 साल वो जोड़ लीजिए और 17 साल इधर जोड़ दीजिए, यानी 22 से 25 साल के युवकों को जंगल राज से कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। तो आज की तारीख में यूथ पसंद करते हैं तेजस्वी यादव को, इसमें दो मत नहीं। तो यूथ के बाद जब आ रहे हैं, तब मैं आपको टोकना चाहूंगा यहाँ पे। कुछ दिन पहले हम देखे थे बिहार में अग्निपथ प्रकल्प को लेकर बहुत, जो योजना है अग्निपथ योजना, उसको लेकर बहुत आग भड़के थे, दंगे हुए थे। तो क्या उस दंगे के बाद से ही नीतीश जी वो यूथ के प्रभाव और आरजेडी में यूथ का प्रभाव और बीजेपी से यूथ दूर होने लगा था बिहार में? आपको क्या मानना है सर इसके बारे में? देखिए, बिहार में अग्निपथ एक फैक्टर तो है ही। नीतीश जी के लिए अलग होने के लिए बहुत सारे फैक्टर हम बताए ना कि एक कम्युनलिज्म के खिलाफ वो बार बार बोलते हैं कि हम सांप्रदायिक स्थिति नहीं चाहते हैं, हम आपराधिक स्थिति नहीं चाहते हैं, हम करप्शन नहीं चाहते हैं। तो अभी 426 सर्किल ऑफिसर के ट्रांसफर जिस मिनिस्टर ने किए थे, वो कंसर्न मिनिस्टर, वो बीजेपी का आदमी था, मैंने कोटे से थे। तो बीजेपी कोटे के मिनिस्टर के आदेश को इन्होंने खारिज करने के बाद वो फैसला पलटा, उस पर उनकी नाराजगी अलग थी। तो इस तरह से जो दबाव आरजेडी में उनको मिला था पिछली सरकार में, हालांकि वो 17 महीने ही चले थे, लेकिन लगभग अब उसी तरह का दबाव इस सरकार में भी ये महसूस करने लगे। तो वो यूथ का ही एक फैक्टर नहीं है। यूथ तो तेजस्वी यादव, आपको असेंबली इलेक्शन की भीड़ अगर देखी होगी आपने, तो वो भीड़ से ही साफ जाहिर होता था कि बूढ़े लोग तो कम, बूढ़े लोग जो हैं वो सीधे सीधे लालू के भक्त हैं, और जो यूथ हैं वो तेजस्वी के भक्त हो गए हैं। और मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव में कुछ स्पार्क तो ऐसा है
जो लोगों को बांधता है, और पुरानी गलती ये लोग नहीं दोहराएंगे। जैसे एक शब्द था भूरा बाल, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और कायर, ये 4 जातियां बिहार में सवर्ण मानी जाती हैं फॉरवर्ड क्लास के तहत। तो लालू का स्लोगन था कि भूरा बाल साफ करो, मतलब ये 4 सवर्णों को खत्म कर दो। तेजस्वी का है A to Z, ये सवर्णों को भी उतना ही तरजीह दे रहे हैं जितना अपनी जाति या दूसरी जातियों को दे रहे हैं। तो अभी MLC का चुनाव हुआ या उपचुनाव हो रहे थे, उसमें तेजस्वी ने अपने दम पर सारा कुछ किया। तेजस्वी ने पिछले इलेक्शन में भी लालू को कहीं बीच में नहीं रखा, कि अकेले अपने दम पर सारा कुछ किया। तो अब तेजस्वी में ये कॉन्फिडेंस तो आ गया कि अगर हम अपने बलबूते, अपने गठजोड़ के हिसाब से हम 115 तक में, वो मैजिक नंबर जो होता है 122 का सरकार बनाने के लिए, सिर्फ 7 मेंबर्स कम रह गए। और 7 मेंबर्स कम रहे, थोड़ी गड़बड़ी इनसे हुई थी, चूक हुई थी। अगर कांग्रेस को उतनी सीटें नहीं दी होती तो सरकार तेजस्वी की बनी होती। AIMIM का भी बहुत बड़ा भूमिका रहा वो बिहार चुनाव में। लेकिन युवा की जब बात आता है, तेजस्वी एक युवा चेहरा है, और चिराग पासवान जो JDU अंतर्घात की बात कहते हैं, तो चिराग पासवान कहता है, तो बीजेपी का बिहार में मुख है, मतलब लेकिन वो सेंटर के लिए काम करते हैं, लोकसभा में काम करते हैं। लेकिन राज्य में सुशील मोदी जी जो थे, उनको इस चुनाव के बाद उनको हटा दिया गया। तो बिहार में बीजेपी किसको आगे रखे, अब आगे बढ़ेगी या फिर चिराग पासवान आगे आएंगे, बीजेपी का हाथ पकड़? अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास इतने नेता होते हैं और इक्वल और पैरेलल दिखते हैं कि जैसे नीतीश को हम JDU का एकमात्र नेता मानते हैं, RJD में जाए तो तेजस्वी या लालू यादव को मानते हैं। TMC की बात करें तो ममता या अभिषेक बनर्जी, ये लोग, हाँ ये लोग आ गए। तो लेकिन बीजेपी में इस तरह का तो है नहीं। बीजेपी में तो एक कतार है, लंबी कतार है, और उस कतार में अब तब है कि किसको वो सामने कर देते हैं। अब नरेंद्र मोदी गुजरात से आ गए और आडवाणी जैसी पर्सनालिटी पड़ी रह गई, या वेंकैया नायडू पड़े रह गए। तो ये कहीं से वो उठा सकते हैं, किसी को उठा सकते हैं, शाहनवाज को उठा सकते हैं। ये अलग चीज है कि लीडरशिप डेवलप करने का जो काम था मूल रूप से सुशील मोदी के पास था, और सुशील मोदी ने बिल्कुल इस पर काम नहीं किया, जो दुर्गति अभी दिख रही है। अंडर करंट है बीजेपी का। लीडर डिक्लेयर हो जाए जिस दिन, जैसे इनके पास अभी 2 यादव लीडर हैं, नंदकिशोर यादव हैं, नित्यानंद राय हैं जो होम मिनिस्टर है, फिर रामकृपाल यादव हैं। अगर यादव को ही सामने कर दें तो ये बैलेंस कर सकते हैं। और चिराग पासवान की अगर बात किया जाए तो मतलब चिराग पासवान देखिए कुछ परसेंट वोट के तो हकदार हैं, लेकिन वो जमीन उन्होंने खुद नहीं बनाई है उस तरह से। उनके पिता ने जो बनाई थी, और उनके पिता ने जमीन बनाने से ज्यादा तकनीक से काम लिया था और एक व्यवहार था। तो वो रामविलास पासवान जैसी स्थिति में आने में भी चिराग को समय लगेगा। तेजस्वी को थोड़ा ज्यादा मौका इसलिए मिल गया कि सहानुभूति, लालू के जेल में जाने की वजह से, कुछ तेजस्वी का अपना स्किल, ये दोनों मिलकर काम किया और तेजस्वी ने परफॉर्म करके दिखा दिया। वो चिराग नहीं कर पाएंगे। चिराग 1% 2% 4% के हो सकते हैं। आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे सर कि नीतीश जी का जो लक्ष्य 2024 है, ये तो अटकलें लगाए जा रहे हैं, लेकिन जब भी ऐसे गठबंधन की बात आते हैं, विरोधी गठबंधन, तभी मतलब कांग्रेस एक हक रखते हैं उसके प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के ऊपर। तो इस बार सरकार गठन करने के लिए जैसे उद्धव ठाकरे को भी समर्थन कर दिया था कांग्रेस ने महाराष्ट्र में, अभी नीतीश जी को फिर से समर्थन कर रहे हैं। लेकिन जब 2024 में चुनाव होगा, क्या ऐसा स्थिति इस बार हो सकता है कि मोदी के लिए चैलेंज आ जाए कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना? और सबसे बड़ी बात, अगर ऐसा स्थिति आ भी गया हो तो कांग्रेस क्या इस बात के पीछे छुड़वाएंगे, अपने आप को पीछे हटवाएंगे कि नहीं, कांग्रेस के खेमे से नहीं, कोई गांधी परिवार से कोई नहीं, कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर बने? क्योंकि हमारा तो एक्सपीरियंस है देश में, सोनिया गांधी के वक्त ही
जब मनमोहन सिंह बने थे, और उसके पहले जब कांग्रेस के खेमे से छोड़ के दूसरे खेमे से बने थे, कांग्रेस सपोर्ट किए थे, तो वो सरकार ज्यादा दिन चला नहीं था। तो इस मामले में आपका क्या राय होगा? ये आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे 2024 के एस्पेक्ट में। तो देखिए, दो चीजें हैं इसमें, समझ लीजिए। एक तो 2024 का चुनाव जो लोकसभा का होगा, उसको समझने के लिए 2017 नहीं 20 15 2014 और 2015 2014 में लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो उसमें आंधी चली मोदी की, नरेंद्र मोदी की आंधी चली, और बिहार में लगभग सीटें उनके पास आई। जेडीयू का खाता नहीं खुला या एक सीट के आसपास आई। तो और 2015 में जैसे ही आरजेडी और जेडीयू का अलायंस होता है तो पूरी स्थिति बदल गई, सरकार बन गई स्टेट में। तो एक तो एंटी इनकमेंसी काम करता ही है, मोदी के खिलाफ है, और कांग्रेस के पास, कांग्रेस भी इस तलाश में है कि कोई ऐसा नेता मिल जाए जो सर्वमान्य हो और अपोजिशन का लीडर बन जाए। वो सरकार कितने दिन चलेगी ये तो पुराना अनुभव अच्छा नहीं रहा है, इसलिए कि 77 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसमें भी तो कई दलों के लोग थे, और नतीजा ये हुआ कि 2.5 साल में सरकार का अंत हो गया। तो वो तो भविष्य की बात है, लेकिन सीधे सीधे ये 2024 के इलेक्शन में और 25 के इलेक्शन में अगर ये गठबंधन बिहार का बरकरार रहा तो बीजेपी को इसका नुकसान हो सकता है। या एक बीजेपी की जो ट्रिक है उसको जानना भी बहुत जरूरी है। बीजेपी के पास 3-4 चीजें हैं। एक तो हिंदू मुस्लिम, मंदिर, हिंदुस्तान पाकिस्तान। तो ये कुछ भी चीजें हो सकती हैं इस ट्रिक के तहत। जैसे अचानक मंदिरों की बात आ जाती है, अचानक जानवरों का हमला होने लगता है, जानवरों पर हमला होने लगता है, कहीं गाय कटने लगती है, कहीं गोमांस पकड़ा जाता है। तो ये कई ऐसे अभी तक के चीजें जो दिखी हैं, तो वैसी कोई चीज ना हो जाए, वैसा कोई करामात ना हो जाए तो बीजेपी को नुकसान होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।